हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जैसे जो भी कॉन्सेप्ट होगा उससे रिलेटेड उस क्वेश्चन पे एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर सिमिलर कॉन्सेप्ट रिपीट होगा तो आप स्क्रीन रोक के ट्राई करना, मैं आंसर टिक कर दूंगा बिकॉज एक्सप्लेनेशन विल बी सेम। और इन केस अगर आपको लग रहा है किसी क्वेश्चन में कि नहीं एक्सप्लेनेशन नीडेड है तो कमेंट, मैं उसको एक शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा जस्ट 1 और 2 फॉर्म में, 2 मिनट की फॉर्म में, जैसे आपने बॉर्न हेबर साइकिल देखा होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि टीचर को लगता है कि दिस कॉन्सेप्ट इज इजी एंड समटाइम दैट इजी कॉन्सेप्ट इज वेरी डिफिकल्ट टू ग्रास्प बाय स्टूडेंट। इसलिए ये मैंने और आयनिक जो होता है ना, मतलब आयनिक अगर मैं बात करूं तो अभी मैं यहाँ उसका डिस्कशन करूंगा नीट में। और ये आयनिक चैप्टर जो है ये बहुत ही आसान आता है, लेकिन क्या होता है ना, माइंडसेट, जैसे मैं पहले से पता है ऑर्गेनिक स्टफ, इलेक्ट्रो स्टफ, आयनिक स्टफ, तो वो जो माइंडसेट है वो, तो यहाँ पर मैं आपको ये बोलूंगा कि विच थिंग यू हैव टू प्रैक्टिस वेरी वेल। मतलब आपको 2-3 बार ऐसे लिख लेना है, अभी नोट्स तो नहीं बनाने, मतलब 2-3 बार लिख के अगर निकाल लिया हाथ से तो स्ट्रांग हो जाएगा। जैसे आज ही आयनिक अगर आपको इतना स्ट्रांग करना है आज ही, सबसे पहले तो देखो, कई बार क्या होता है ना, आपको माइंडसेट चेंज करने की जरूरत होती है। आपको लगता है कि नहीं ये तो बहुत टफ है, बस ये माइंडसेट बदलते ही चीजें बदल जाएंगी। तो पहले तो सोचो इजी है, फिर ये सोचो कि आज मैं इसे कर दूंगा और जो मैं बोल रहा हूँ उसे करके देखो। ठीक है, तो यू विल एबल टू सॉल्व आयनिक और आपको ऐसा फील होगा कि ये बड़ा आसान चैप्टर है। और याद क्या करना है, अगर मैं ओवरऑल बताऊं तो बफर एंड सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के फॉर्मूले एंड सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का डेरिवेशन, क्योंकि डेरिवेशन बेस्ड भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एंड ऑल्सो यहाँ पे मैं ये भी बोलूंगा कि जैसे लुईस एसिड, लुईस बेस जैसी चीजों से तो इसलिए भी नहीं घबराना है कभी, बिकॉज ये एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, राइट। ठीक है, तो अब जैसे ये क्वेश्चन है, पीएच ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 50 ml of 0.1 molar sodium acetate and 0.01 molar acetic acid। तो क्या आपको ये आइडेंटिफाई करना आता है कि क्या है, व्हाट इज सोडियम एसिटेट? फर्स्ट थिंग इज दिस, एंड व्हाट इज एसिटिक एसिड? ठीक है, तो यहां पे हमने आइडेंटिफाई किया कि सोडियम एसिटेट इज सॉल्ट, या यू कैन से कॉन्जुगेट बेस, राइट। ये सॉल्ट है या कॉन्जुगेट बेस है। देन 0.01 मोलर एसिटिक एसिड, दिस इज वीक एसिड। सॉल्यूशन में कॉन्जुगेट बेस है, सॉल्यूशन में एसिटिक वीक एसिड है। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दोनों प्रेजेंट हैं, वीक एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस, वो बनाते हैं बफर। तो फर्स्ट थिंग, जो पहला कंसेप्चुअल अवेयरनेस ये आपको पता होना चाहिए वो ये कि अगर सॉल्यूशन में दोनों चीजें प्रेजेंट हैं, दोनों मतलब कॉन्जुगेट बेस एंड वीक एसिड, या फिर इसका रिवर्स, रिवर्स मतलब क्या हो सकता है कि कॉन्जुगेट एसिड एंड वीक बेस, अगर ये दोनों सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ध्यान से सुनना, बिकॉज मेजर स्टूडेंट्स का डाउट होता है सर हमें ये नहीं पता चलता कब बफर का फॉर्मूला लगाना है कब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का। तो देखिए, जब भी सॉल्यूशन में ये दोनों प्रेजेंट हैं, दे विल फॉर्म बफर। क्या बनाएंगे? बफर। और अभी मैं आपको बफर का फॉर्मूला भी याद करवा देता हूं। तो बफर का फॉर्मूला क्या है, अगर एसिडिक बफर है, व्हाट इज एसिडिक बफर? एसिडिक बफर में होता है वीक एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, तो एसिडिक बफर हैज वीक एसिड प्लस कॉन्जुगेट बेस, करेक्ट। तो अब फॉर्मूला भी याद कर लो, सब ऐसे याद रखो, क्लास वर्क CW, क्या याद रखना है? क्लास वर्क CW। तो फॉर्मूला क्या होगा एसिडिक बफर का? pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ CW। ठीक है, अंडरस्टैंड करिए, C मतलब क्या हो गया? C का मतलब हो गया कॉन्जुगेट एसिड, और ये क्या हो गया? वीक बेस। ठीक है, अब जैसे ये मैंने गलत कर दिया क्योंकि एसिडिक बफर है, तो ये क्या होगा? कॉन्जुगेट बेस, और ये क्या होगा? वीक एसिड। दिस इज एसिडिक बफर। अब आप बेसिक बफर का फॉर्मूला भी पहले खुद से लिखने की कोशिश करो, क्योंकि आपने एग्जाम में एक चीज देखी होगी कि जब हम देख के लिखते हैं गलत लिख देते हैं, या देख के सही करते हैं, वो हमेशा याद होता है।
ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ चीटिंग होता है जनरली एग्जाम में। तो अब बेसिक बफर का फॉर्मूला खुद से लिख दो मेरे लिखने से पहले, और अब क्या करना है, मैच करना है। तो मैच क्या करना है, बेसिक बफर का फॉर्मूले में क्योंकि बेसिक है तो pH will be replaced by POH, then pKa will be replaced by pKb, because basic buffer is mixture of weak base and conjugate acid। बाकी सब कुछ सेम है, log of CW, what does C stands? C stands for conjugate acid and W stands for weak base। अब ये देख लेना, ये भी पता होना चाहिए, कॉन्जुगेट जैसे वीक एसिड होता है तो उसकी के वैल्यू होती है, वीक बेस होता है तो उसकी के बी वैल्यू। अब लेट से ये भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि वीक एसिड है या वीक बेस, तो क्वेश्चन में देख लो, ठीक है, किस्मत बहुत खराब नहीं हुई तो 99% केस में के ए गिवन है तो वीक एसिड है, के बी गिवन है तो वीक बेस है। सिंपली गिवन डेटा से आइडिया लगा सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नहीं हो जाएगा, ये क्वेश्चन है 50 ml दोनों है, वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस। अब जब सॉल्यूशन में दोनों है तो डेफिनेटली इट इज अ बफर, तो फॉर्मूला किसका यूज होगा, बफर का। कौन सा फॉर्मूला, एसिडिक बफर, बिकॉज वीक एसिड और कॉन्जुगेट बेस है। अब सिंपली सॉल्व कर देते हैं, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट वो वीक एसिड, करेक्ट। अब सीधा कैलकुलेशन है, मतलब एक नीचे अगर 1 डेसिमल है, नीचे 2 है, तो ऑब्वियसली ऊपर क्या हो जाएगा 10। और व्हाट इज log 10, log 10 इज 1, तो ये हो जाएगा 4.57 प्लस 1, आंसर इज 5.57। आंसर क्या हुआ 5.57। अब सी, आगे जाने से पहले मेरा सजेशन है आपको कि ये फॉर्मूले 2-3 बार लिख के याद कर लो, मतलब फॉर्मूले देख के क्वेश्चन मत करना, ये पाप है। क्यों, क्योंकि मेन चीज आपने कॉपी कर ली, अब बचा ही क्या क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां पर अभी दिमाग में ये चीज 2-3 बार रिवाइज कर लो, रिकॉल कर लो, रिटेन कर लो कि अगर वीक एसिड और कॉन्जुगेट बेस है तो एसिडिक बफर है, वीक बेस और कॉन्जुगेट एसिड है तो बेसिक बफर है। मतलब सॉल्यूशन में वीक एसिड और कॉन्जुगेट बेस होने पे तो वीक एसिड के रिस्पेक्ट में सोचना है, वीक एसिड मींस एसिडिक बफर। सॉल्यूशन में वीक बेस और कॉन्जुगेट एसिड होने पर, वीक बेस होने पे बेसिक बफर। सॉल्यूशन में दोनों होने चाहिए। अगर सॉल्यूशन में सिर्फ सॉल्ट होगा तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होगा। फिर फॉर्मूले में सब में प्लस है, एसिडिक बफर में पीएच निकलता है, बेसिक में पीओएच निकलता है। क्लास वर्क सीडब्ल्यू, ऊपर कॉन्जुगेट, अगर वीक मतलब एसिडिक बफर है तो कॉन्जुगेट एसिड आएगा और नीचे बेस आएगा, नीचे वीक एसिड आएगा। और अगर बेसिक बफर है तो नीचे वीक बेस आएगा और ऊपर कॉन्जुगेट एसिड। नाउ पीकेमी ऑफ डाइमिथाइल, अब बड़े ध्यान से देखना, सी ये 2021 का क्वेश्चन है। बच्चे बोलते हैं सर आयनिक इज वेरी टफ, ठीक है, आयनिक बहुत टफ है, तो देखो जरा कितना मुश्किल क्वेश्चन आया। क्वेश्चन पीकेबी ऑफ डाइमिथाइल अमीन एंड पीके ऑफ एसिटिक एसिड इज दिस, ठीक है। पीके और पीकेबी गिवन है तो बहुत क्लियर हो गया कि वीक एसिड और वीक बेस है। उसके बाद पीएच पूछा है डाइमिथाइल अमोनियम एसीटेट। अगला डाउट बच्चों को क्या होता है, सॉल्ट देख के ये आइडेंटिफाई करना कि किसका सॉल्ट है। तो देखो सॉल्ट में अगर के वो क्वेश्चन में अगर के गिवन हो तो समझ जाना इट इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड। क्वेश्चन में अगर के बी गिवन है तो समझ जाइए इट इज सॉल्ट ऑफ वीक बेस। और क्वेश्चन में अगर दोनों गिवन है तो इट इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। अब इसके पीएच का फॉर्मूला। अब अगला प्रॉब्लम, तो चलो अब आपको फॉर्मूले भी याद करवा देते हैं। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस 3 ही कैटेगरी है, और एक कैटेगरी है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। एंड नेक्स्ट कैटेगरी है सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। अब हाउ यू विल आइडेंटिफाई कि कौन सा सॉल्ट है। अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो क्वेश्चन में सिर्फ के गिवन होगा। क्या गिवन होगा, के। एंड अगर वीक बेस होगा तो क्वेश्चन में ओनली, ध्यान से सुनना, के बी गिवन होगा। अब अगर वीक एसिड और वीक बेस दोनों वीक हुए तो क्वेश्चन में के एंड के बी दोनों गिवन होंगे। तो आई गेस ये प्रॉब्लम खत्म हुई कि सॉल्ट आइडेंटिफाई करना कि वीक एसिड का है, वीक बेस का है,
या वीक एसिड वीक बेस दोनों का है। ऑब्वियसली एक पार्ट अगर वीक एसिड है और सिर्फ के गिवन है तो दूसरा स्ट्रॉन्ग होगा, एक पार्ट अगर वीक बेस है सिर्फ के भी गिवन है तो दूसरा स्ट्रॉन्ग होगा। नाउ अब दूसरी बात मेरी बड़ी ध्यान से सुनना, आज आपकी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी फॉर्मूले याद करने की सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के। जो स्ट्रॉन्ग होता है उसी की चलती है, वीक की कभी नहीं चलती, ठीक है। तो सॉल्यूशन में जो वीक होगा उसकी नहीं चलेगी, जो स्ट्रॉन्ग होगा उसकी चलेगी, ठीक है। तो अब बताइए वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कौन है? बेस स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्यूशन कैसा होगा? बेसिक। वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, कौन स्ट्रॉन्ग है? एसिड, तो सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक। तो यहां से एक आइडिया लग गया आपको कि जो स्ट्रॉन्ग है उसकी चलेगी, यानी कि सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो बेसिक सॉल्यूशन होगा, यानी पीएच विल बी ग्रेटर देन 7। वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो स्ट्रॉन्ग है उसकी चलेगी, यानी सॉल्यूशन एसिडिक होगा, पीएच विल बी लेस देन 7। अब देखिए समझिए, अगर पीएच 7 से ज्यादा लाना है तो कैसे आएगा? 7 में सब जोड़ते चले जाओ सब। तो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के पीएच का फॉर्मूला क्या होगा? pH इज इक्वल टू 7 में ऐड करते चले जाइए, पूरे साइन प्लस है, 7 प्लस pKa बाई 2 प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड, ठीक है। तो C इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड, C बाय 2। देखो फॉर्मूले में पूरा प्लस करता चला गया मैं। अब नेक्स्ट जो है वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, pH विल बी लेस देन 7। आंसर लेस देन 7 कब आएगा? जब 7 से घटाते चले जाएं, अब माइनस करते चले जाओ। तो pH का फॉर्मूला क्या हो गया? 7 माइनस pK बाई 2 को आप क्या लिख सकते हो? अब यहाँ पे pKb हो जाएगा माइनस लॉग C बाय 2। प्रॉब्लम ही फिनिश हो गई, ठीक है। नाउ अब जब स्ट्रॉन्ग बेस था सब प्लस, स्ट्रॉन्ग एसिड है सब माइनस, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस में सॉल्यूशन बेसिक होगा, जो स्ट्रॉन्ग होता है उसकी चलती है, और स्ट्रॉन्ग एसिड में सॉल्यूशन एसिडिक होगा तो पीएच लेस देन 7। अब यहां आ गए सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। अब ध्यान रखना पहले प्लस आएगा बाद में माइनस। यहां पीएच का फॉर्मूला ध्यान से सुनना क्या होगा, यहां पीएच का फॉर्मूला होगा 7 प्लस pKa बाय 2 माइनस pKb बाय 2। इसको मैंने ऐसे याद किया हुआ है, कभी कंफ्यूजन आए प्लस माइनस, ए से ऐड, ए फॉर pKa, ए फॉर ऐड, तो ए पीके से पहले प्लस का साइन है और बी से पहले माइनस का, ठीक है। तो मैंने ऐसे याद किया है सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट में बी आता है तो माइनस हो गया है। नाउ अब सिर्फ इस क्वेश्चन को जिस भी बच्चे ने गलत किया होगा ना, फॉर्मूला याद ना करनी, और आयनिक इसीलिए टफ है, फॉर्मूला याद नहीं होता। देखिए मैंने पहले क्वेश्चन बफर का फॉर्मूला याद करवाया, यहाँ याद करवाया किसका? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का। सीधे क्वेश्चन हो गया है 7 प्लस व्हाट इज pKa, pKa है, pKa बाद में मेंशन है 4.77 बाय 2, या एक साथ 2 कर देंगे। pKb कितना है? 3.27 बाय 2। तो 4.77 माइनस 3.27 इज, इट विल बी 7 प्लस, अब तो कैलकुलेशन है 1.50 बाय 2, 7 प्लस 0.75, आंसर है 7.75, ठीक है। ये तो न्यूमेरिकल हो गया। अब इसका थोड़ा कंसेप्चुअल एनालिसिस कर लेते हैं कि इससे हमने सीखा क्या। हमने ये सीखा इससे कि पीके पीकेबी दोनों मेंशन है, जिसका पीके वैल्यू ज्यादा होता है वो कम होता है। मतलब अगर किसी एसिड का पीके ज्यादा है तो यानी वो वीक एसिड है, किसी बेस का पीके भी ज्यादा है तो वो वीक बेस है। तो यहां से क्लियरली दिख रहा था कि 3.27 4.77 ये पीके वैल्यू ज्यादा थी। जनरलाइज कर देते हैं, पीके पीकेबी को पीके मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए। ये पीके के ज्यादा था, किसका? एसिड का, और बेस का कम था, यानी कि सॉल्यूशन कैसा होगा? बेसिक। आंसर क्या आएगा? मोर देन 7। ये आप कंसेप्चुअली सोच सकते थे, और मोर देन 7 खैर 2 आंसर थे तो फॉर्मूला तो पता ही होना चाहिए था, ठीक है। तो अब स्क्रीन रोको, अभी फॉर्मूला याद कर लो। तो अब आगे जितने न्यूमेरिकल सॉल्ट हाइड्रोलिसिस और बफर के आएंगे, स्क्रीन रोक के आप पहले सॉल्व करेंगे, फिर और फॉर्मूला कोई नहीं देखेगा। फॉर्मूले भी चाहे गलत सही पहले बार लिखो, फिर वेरीफाई करो, फिर करेक्ट करो। फॉर्मूला देख के लिखना ही नहीं है, जैसा भी याद है गलत याद है उसे लिख के एक बार करो, फिर उसे जब आप रेक्टिफाई करोगे आपको तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? ये अब आप सोचोगे सर ये कैसे फॉर्मूला याद नहीं है, मैं कुछ भी लिख लूं। अरे एक बार ट्राई तो करो, मतलब कुछ भी लिखोगे
क्या गलती करोगे, प्लस माइनस ऊपर नीचे की देखोगे, तुरंत याद हो जाएगा। और ऐसे सोचोगे ना नहीं मैं एक दिन बैठ के याद करूंगा, वो नहीं आएगा, वो दिन नहीं आएगा। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग सॉल्ट सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। अब देखो वो पूछ रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है, वो ये नहीं पूछ रहा विच इज एसिडिक सॉल्ट, वो ये नहीं पूछ रहा विच इज बेसिक सॉल्ट, वो पूछ रहा है किसका सॉल्यूशन बेसिक है नेचर में। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जो स्ट्रॉन्ग होता है उसकी चलती है, यानी कि सॉल्यूशन बेसिक कौन होगा, जो स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट होगा। तो चेक कर लेते हैं, अमोनियम सल्फेट, ठीक है, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस एंड H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी कि ये सॉल्यूशन होगा एसिडिक, इसका पीएच होगा लेस देन 7। ये कंसेप्ट भी आना चाहिए, ये पता करना कि लेस देन 7 होगा पीएच या मोर देन 7, इसकी अंडरस्टैंडिंग कर लो हर पार्ट में समझ के, आप समझो कि मैंने ये कैसे सोचा। ओके, अब अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट को डिकम्पोज करेंगे, अमोनियम हाइड्राइड एंड नाइट्रिक एसिड बनाएगा। तो नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस। तो यहां पीएच क्या हो गया, लेस देन 7, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग होता है उसी की चलती है। देन सोडियम एसिटेट CH3COONA, तो एसिटिक एसिड बनाएगा और ये NaOH बनाएगा सॉल्यूशन में। जब ये हाइड्रोलाइज होगा वाटर में, जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो ये सॉल्ट क्या बनाएगा, एसिटिक एसिड which is a weak acid plus NaOH which is a strong base, जो strong है उसी की चलती है। तो this solution is basic, हमारा आंसर क्या हो गया, सी। चलो डी ऑप्शन भी देख लेते हैं, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड इज NH4Cl, इसको हमने जैसे ही वाटर में डाला, ठीक है, वाटर में डालते इसका हाइड्रोलिसिस हुआ और इसने क्या बनाया, NH4OH प्लस HCl। व्हाट इज दिस, अमोनिया का सॉल्ट हमेशा क्या होगा, वीक बेस, वो अमोनिया का जो भी हाइड्रोक्साइड आयन होगा, सॉल्ट गलत बोल दिया मैंने, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पे, और HCl सबको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसका पीएच जो स्ट्रॉन्ग होगा वही सॉल्यूशन को डोमिनेट करेगा, पीएच इज लेस देन 7। ये अंडरस्टैंडिंग भी जरूरी है क्योंकि कई बार बिना पीके भी दिए क्वेश्चन आता है कि इसे अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इसलिए ये याद रखना है, ठीक है। देन जैसे ये पिछला क्वेश्चन है ये 2021 का, तो यहां से ये भी समझना है कि कहीं ना कहीं जो डाइमिथाइल अमीन है वो ज्यादा बेसिक है, मतलब उसका दोनों वीक है, एसिटिक एसिड वीक एसिड है, डाइमिथाइल अमीन का लेकिन कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, वो सॉल्यूशन को बेसिक कर देता है एज कंपेयर टू व्हाट, एज कंपेयर टू एसिटिक एसिड। ये थोड़ा सा माइंड में रख सकते हैं। वैसे तो देखो एग्जाम में गिवन होगा, बच्चा बहुत पूछता है मेरे से कि सर क्या ज्यादा होगा, के या के बी, मैं कहूंगा वो दोनों क्वेश्चन में गिवन होता है। अब देखते हैं 2020 का क्वेश्चन, फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ NiOH होल स्क्वायर इन 0.1 मोलर NaOH। आप अगर मुझसे पूछोगे कि सर आपका फेवरेट क्वेश्चन कौन सा इस साल का, मैं बोलूंगा कॉमन आयन इफेक्ट 2025 के लिए मोस्ट सबसे, क्योंकि ये हर ऑल्टरनेट ईयर में पूछा जा रहा है। जैसे अभी देखो ये 2020 में पूछा है, अभी आगे डिस्कस करेंगे, तो फिर एक साल बाद आया, फिर एक साल बाद आया, तो ऑल्टरनेट ईयर में आ रहा है। बट ऐसा नहीं कह सकते इस कॉन्सेप्ट को कि ऑल्टरनेट में आ रहा है तो इस बार भी आएगा, और ऐसा भी नहीं कह सकते कि नहीं आएगा। और मैं तो कहता हूँ ये ऐसा कॉन्सेप्ट है हर साल आएगा, मान के चलो, ठीक है। तो अब फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी, अब आपको यहाँ पे क्या समझना है, निकल हाइड्रोक्साइड इज अ पार्शियली सोल्यूबल सॉल्ट। जब उसे वाटर में डालते हैं तो वो डिसॉल्व होगा थोड़ा सा, इट गिव्स यू निकल आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन, ये निकल आयन देगा और हाइड्रोक्साइड आयन देगा। अब हमेशा आपको पता है सॉल्युबिलिटी तो हम सॉल्ट की लिखते हैं, ठीक है, तो लेट से सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इज S, लेकिन ध्यान रखना है मोल पर लीटर होता है, यानी दिस इज मोलैरिटी। और जैसे ही वर्ड मोलैरिटी यूज हो, देखो केमिस्ट्री में अगर आप फंडामेंटल से रिलेट करोगे ना, चीजें इजी होती चली जाएंगी। मतलब जैसे ही मोलैरिटी वर्ड लिखा हो, वैसे मैं गारंटी दे रहा हूं इस सेशन में ना आपके सारे छोटे मोटे डाउट खत्म होने वाले हैं, ठीक है, जैसे पी ब्लॉक में खत्म हुए हैं या फिर अदर चैप्टर्स थर्मो में, इलेक्ट्रो में, यहाँ भी फिनिश होने वाले। जैसे देखो मोलैरिटी वर्ड जहां सुनो,
आप ऐसे सोचो, मोलैरिटी किसका पार्ट है? सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर। यानी कि जैसे ही मैंने बोल दिया कि solubility ऑफ सॉल्ट इज S मोल पर लीटर, दैट इज वेरी क्लियर कि ये सॉल्ट डिसॉल्व्ड हो चुका है। ये जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन के अंदर वाले सॉल्ट की है। दिस इज वेरी वेरी क्लियर, ये ऑब्वियस है। जैसे इक्विलिब्रियम, मैं गारंटी ले रहा हूं, अगर आपने मेरा केमिकल इक्विलिब्रियम वाला देखा होगा तो वहां भी आपको क्लियर हो गया होगा कि इक्विलिब्रियम मतलब क्लोज्ड वेसल। अगर कहीं भी इक्विलिब्रियम मेंशन है, अपने आप मान लेना है क्लोज्ड वेसल। तो कुछ ये ऑब्वियस चीजें छोटी छोटी पता होनी चाहिए। तो देखिए, ये S मोल पर लीटर जो सॉल्युबिलिटी है, जैसे ही मैंने बोला इट इज सॉल्युबिलिटी, या मैंने बोला मोल पर लीटर मोलैरिटी, इट इज वेरी क्लियर कि ये वो कॉन्सेंट्रेशन है जो डिसॉल्व है वाटर में, वाटर से बाहर नहीं है, प्रेसिपिटेट फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में नहीं है। ये वो है जो पूरा डिसॉल्व है। तो लेकिन कभी भी जब भी सॉल्ट डिसॉल्व हो जाता है, अब डिसॉल्व होते ही सॉल्यूशन, सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? केटायन और एनायन की फॉर्म में होती है। तो हमने उस S को, निकल की कॉन्सेंट्रेशन हो गई S, और हाइड्रोक्साइड आयन 1 मोल ऑफ सॉल्ट ट्वाइस देते हैं, तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन हो गई 2S। तो हम हमेशा केटायन और एनायन की कॉन्सेंट्रेशन इन द सॉल्यूशन, ऑब्वियस है मोलैरिटी बोल रहे, तो इन द सॉल्यूशन बताते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। और सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन जो वाटर में होगी, ध्यान सुनना, सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन जो वाटर में होगी उसे मोलैरिटी बोलो या सॉल्युबिलिटी बोलो, एक ही बात है या नहीं? बताओ, ये मुझे कमेंट कर देना कि सॉल्युबिलिटी एंड मोलैरिटी इज सेम थिंग। क्या ये दिमाग में क्लियर हो रहा है व्हाई इट इज सेम थिंग? ठीक है। तो यहां पे जैसे बोलते हैं ना व्हाट टू थिंक एंड हाउ टू थिंक, तो हाउ टू थिंक ये कि व्हाई, आपको ये सोचना है क्यों हम हमेशा S और 2S लेते हैं इसे, व्हाई। अब इसका KSP एक्सप्रेशन लिखो। तो इसका KSP है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ सॉल्ट, concentration of cation Ni2+, concentration of anion OH माइनस का स्क्वायर। अब दिस इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, यहां ध्यान दो। मैंने जब कॉन्सेंट्रेशन लिखी है तो निकल की लिखी है और OH माइनस की लिखी है। मैंने OH माइनस के आगे 2 नहीं लगाया यहाँ पे, क्योंकि इट रिप्रेजेंट कंप्लीट OH नेगेटिव आयन कंसेंट्रेशन इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में पूरी OH नेगेटिव आयन कंसेंट्रेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये निकल गई। तो 2 मेंशन होगा विद रिस्पेक्ट टू सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट, यानी कि जब मैं सॉल्ट की टर्म्स में बातें बताऊंगा, ये ध्यान देना है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट आपको ध्यान देना है वो ये है कि सॉल्युबिलिटी, तो अब इसी सॉल्यूशन में अगर मैंने ऐड कर दिया है NaOH, क्या ऐड किया है? NaOH। तो जैसे ही NaOH ऐड किया तो नेक्स्ट थिंग वी शुड अंडरस्टैंड, NaOH इज अ कंप्लीटली सॉल्युबल सॉल्ट। NaOH कंप्लीटली डिसॉल्व होने वाला सॉल्ट है, और ये देगा Na+ और OH माइनस। अब जब ये कंप्लीटली डिसॉल्व होगा तो ये जो 0.1 मोलर है ये प्रेसिपिटेट हो ही नहीं सकता। ये जब डिसॉल्व होगा तो कैटायन की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 और एनायन की कॉन्सेंट्रेशन भी 0.1। नाउ अब आप बताइए व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव इन द सॉल्यूशन। OH नेगेटिव की कंप्लीट कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में क्या होगी? तो डेफिनेटली जब बीकर में दोनों है 2S और OH माइनस 0.1, तो टोटल वैल्यू क्या हुई? 2S प्लस 0.1। क्या हुई? 2S प्लस 0.1। तो निकल का सॉल्युबिलिटी है S, कॉन्सेंट्रेशन कह लो या सॉल्युबिलिटी, और OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में है 2S प्लस 0.1 का स्क्वायर। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ KSP? KSP की वैल्यू मेंशन है 2 इंटू 10⁻⁻15, राइट। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? देखो मैं वैसे पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूं, बट एक तरीका बताऊंगा, उसे भी यूज करोगे तो गलत नहीं होता है। जैसे ये है S, ये A+B का होल स्क्वायर यानी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, राइट। फिर ये S अंदर मल्टीप्लाई होगा, इट विल बी 4S³ प्लस 0.01S प्लस 0.2S स्क्वायर। क्या हो गया? 0.2S स्क्वायर। ये किसके इक्वल आया? ये आया
2 इंटू 10⁻⁻15 में। अब आप बताओ सॉल्युबिलिटी जनरली क्या होती है पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट की, बहुत ही कम होती है। आप ऐसे भी आइडिया लगा सकते हो कि 10⁻⁻15 है तो उसकी सॉल्युबिलिटी -4 या -6 होगी। इतनी कम होगी तो उसका स्क्वायर और क्यूब क्या होगा, और कम होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी लेस देन 1 नंबर का स्क्वायर होके वो और छोटा हो जाता है, क्यूब होके और छोटा हो जाता है। तो दिस कैन बी इग्नोर्ड एस क्यूब। सेम वे स्क्वायर भी इग्नोर कर सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू 0.0101 एस। तो एस का वैल्यू क्या आया, 2 इंटू 10⁻⁻15 बाय 0.01। 0.01 ऊपर 100 हो जाएगा, 10⁻⁻13। दिस इज अवर आंसर। ठीक है, वैसे आधे बच्चे तो समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बोलने वाला हूं, फिर भी कभी भी कॉमन आयन इफेक्ट का क्वेश्चन है, कभी भी, ठीक है, तो जो सॉल्युबिलिटी होगी सॉल्ट की, ध्यान रखना, लेकिन ये कब होगा, कॉमन आयन। तो सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी कॉमन आयन इफेक्ट की प्रेजेंस में क्या होगा, KSP डिवाइडेड बाय जो कॉमन आयन होगा, जनरली वो एनायन ही होता है, कॉमन आयन की कंसंट्रेशन से डिवाइड कर दो। यानी कि स्ट्रॉन्ग जो क्वेश्चन में मेंशन हो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, अब जैसे NaOH था तो स्ट्रॉन्ग बेस था, OH माइनस दे रहा है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। अब रेज टू द पावर, अगर इसमें 2 है तो स्क्वायर कर दो, नहीं है तो वैसे ही रहने दो। तो रेज टू द पावर नंबर ऑफ आयंस, प्रैक्टिस के साथ ये समझ आ जाए। अगर ये मान लो NiOH की जगह होता, यहाँ पे कोई पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट मान लो मोनो वाला ही होता, मान लेते हैं कि बेरिलियम होता, बेरिलियम तो डाई हो जाएगा, लिथियम मान लेते हैं, ठीक है, वैसे लिथियम भी कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। जैसे फिर हमें एग्जांपल लेना पड़ेगा, सिल्वर का ले लेते हैं, AgCl होता है NaCl में, तो सीधे डिवाइड कर दो आंसर आ जाता, ठीक है। ये आई होप हमें समझ आया होगा। इसमें ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि KSP को कैसे रिप्रेजेंट करें, तो निकल कैटायन OH माइनस का स्क्वायर ऐसे रिप्रेजेंट करना है। तो निकल की कंसंट्रेशन OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, ध्यान रखना ऑप्शन में 2 लिख के दिया होगा, नहीं करना है। समझ आ गई ये बात, ठीक है, आगे चलते हैं। HCl was passed through a solution of calcium chloride, तो ये भी 2020 का क्वेश्चन है, लेकिन उस टाइम सॉल्यूशन में S ब्लॉक था तो उससे रिलेट किया है, ठीक है। तो इन द मीन टाइम मैं चाहता हूं आप सोचते रहो कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस या बफर, बफर किसका, कौन से कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन है। तो इसमें बोला है कि कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और NaCl, इन तीनों से क्या पास करेंगे, HCl गैस, क्या पास करेंगे, HCl। तो कौन क्रिस्टलाइज होगा सबसे पहले, तो देखिए कॉमन आयन इफेक्ट सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करता है, कॉमन आयन इफेक्ट क्या करता है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। इस चीज को मैं आपको न्यूमेरिकली एज वेल एज कंसेप्चुअली दोनों तरीके से समझाता हूं, ठीक है। जैसे सिल्वर क्लोराइड एक पार्शियली सोल्यूबल सॉल्ट है और वो दे रहा है Ag प्लस कैटायन सॉल्यूशन में और क्लोराइड आयन सॉल्यूशन में, ठीक है। अब आप मान लो इस क्वेश्चन का, इसका जो AgCl है इसका KSP है 10⁻⁻8, ये गिवन है। बताओ व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट, तो सीधा हो गया ये KSP इज इक्वल टू S स्क्वायर, तो S कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ KSP, सॉल्युबिलिटी इज 10⁻⁻4, तो AgCl की नॉर्मली सॉल्युबिलिटी 10⁻⁻4 है, करेक्ट। अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन बताता हूं, सेम कॉमन आयन वाला, कि मैं, आप इसी की सॉल्युबिलिटी निकालो इन प्रेजेंस ऑफ 0.1 मोलर NaCl, 0.1 मोलर NaCl में सॉल्युबिलिटी बताओ। अब क्या चेंज आया, अब ये चेंज आया कि जो सॉल्युबिलिटी है Ag प्लस आयन की और क्लोराइड आयन की वो कुछ होगी, लेकिन जैसे ही उसमें, ध्यान से देखना, जैसे ही उसमें NaCl ऐड कर देंगे इट विल गिव्स यू Na प्लस एक्वस Cl माइनस एक्वस। ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, ली चैटलियर प्रिंसिपल कहता है इफ टू रिएक्शंस आर इन इक्विलिब्रियम
and any change occurs, then equilibrium shift itself in that direction so as to oppose the effect. Important point, जो भी चेंज से इफेक्ट आएगा उसको अपोज करना है. लाइक AgCl is in equilibrium with Ag positive Cl negative ion. On addition of NaCl, chloride ion concentration increases. Chloride ion concentration क्या हुई? Increase. Due to increase in chloride ion concentration, equilibrium must, ध्यान से सुनना, equilibrium must shift itself in that direction so as to decrease concentration of chloride ion in the solution. कि क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई है तो उसको बढ़ने नहीं देना है. इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होगा? बैकवर्ड. अब अगर इक्विलिब्रियम बैकवर्ड गया तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज. कॉमन आयन इफेक्ट ऑलवेज डिक्रीज सॉल्युबिलिटी, ऑलवेज. नाउ अब इसको न्यूमेरिकली समझ सकते हैं. KSP क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस. व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस? दिस इज S. Na प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? 0.1 0.1. Ag प्लस एंड Cl माइनस, दिस इज, ये होगा Ag प्लस हो गया S. क्लोराइड आयन सॉल्यूशन में पूरा कितना है बीकर में? जब ये दोनों एक साथ होंगे बीकर में, सिल्वर क्लोराइड और NaCl, तो क्लोराइड आयन कॉन्सेंट्रेशन दोनों का सम हो जाएगा. S प्लस 0.1. दिस इज इक्वल टू KSP, जो क्वेश्चन में मेंशन है 10 raised to power minus 8. Now S into S, S square plus 0.1S. अगेन सेम कॉन्सेप्ट. जब सॉल्युबिलिटी की वैल्यू कम है तो उसका स्क्वायर तो और छोटा हो जाएगा, तो वी कैन इग्नोर दिस. प्लस सॉल्युबिलिटी कॉमन आयन की वजह से और कम होने वाली है. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ S नाउ? S की वैल्यू कितनी होगी? 10 raised to power minus 8 by 0.1, 10 raised to power minus 7. C न्यूमेरिकली समझो. इन एब्सेंस ऑफ सॉल्ट, वाटर में सिल्वर क्लोराइड की नॉर्मल सॉल्युबिलिटी थी 10 raised to power minus 4 मोल पर लीटर. लेकिन थोड़ी देर स्क्रीन से बाहर जा रहा हूं, लेकिन यही सॉल्युबिलिटी कॉमन आयन NaCl की प्रेजेंस में होगी 10 raised to power minus 7. प्लस जो मैंने ट्रिक बताई कि कभी भी कॉमन आयन की प्रेजेंस में निकालनी हो सॉल्युबिलिटी, तो वो KSP बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्ट सीधे. अब क्योंकि सिंपल कॉन्सेंट्रेशन कोफिशिएंट 1 है तो ऊपर 1 आ जाएगा आंसर. ओके, तो इसे बोलते हैं प्रैक्टिस करते करते ट्रिक बनाना. बट मैं हमेशा फेवर करता हूं कॉन्सेप्ट सीखो. करेक्ट. फिजिकल केमिस्ट्री में तो कॉन्सेप्ट सीखना है. ऑर्गेनिक नीट में बहुत आसान आता है. इनऑर्गेनिक कोऑर्डिनेशन है, P ब्लॉक है, D ब्लॉक है, दैट इज ऑल्सो वेरी इजी. D&F का एक ही पेज है जो आपको बार बार पढ़ना पड़ता है. ओके, तो फिजिकल में कंसेप्ट सीखने अपने को. तो यहां से हो गया. अब आपको ये भी समझ आ गया कि बफर इज अ जो एप्लीकेशन है कॉमन आयन का है, और कॉमन आयन इफेक्ट से सॉल्युबिलिटी घटती है. तो कभी कभी मतलब ना न्यूमेरिकल क्यों करवाए जा रहे, ताकि आप ऐसे एनालाइज करो, रिलेट करो इसे. आगे चलते हैं. तो यहां पे क्या हुआ? अब यहां पे क्या हुआ? कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से सॉल्युबिलिटी कम होगी. सॉल्युबिलिटी कम होगी तो क्या होगा? प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन कौन सबसे पहले प्रेसिपिटेट होगा? जिसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी. तो वाटर में NaCl की सॉल्युबिलिटी लीस्ट होती है. ये दोनों हाईली सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं, तो इसलिए सबसे पहले कौन प्रेसिपिटेट होगा? NaCl. तो जो अब ये बात मेरी याद रखना, ठीक है, ये हमें आगे हेल्प करेगी. अभी दो इंपॉर्टेंट बात सीखी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो काम आएगी. आप मॉक टेस्ट देंगे तब भी, और अभी भी, और आगे भी, कि लीस्ट सॉल्युबल सॉल्ट, जो लीस्ट सॉल्युबल सॉल्ट है वो होता है प्रेसिपिटेट फर्स्ट. जिसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से उसका प्रेसिपिटेशन पहले होगा. और मोस्ट सॉल्युबल सॉल्ट, जो सॉल्ट ज्यादा सॉल्युबल होगा वो प्रेसिपिटेट होगा लास्ट. ड्यू टू, बट ये बोथ दोनों किसकी वजह से होंगे? ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, जब भी ये लग रहा होगा. आगे चलते हैं. द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फॉर सॉल्ट इज दिस. व्हाट इज द मोलैरिटी? तो मोलैरिटी एंड सॉल्युबिलिटी सेम थिंग इनिशियली डिस्कस कर चुके हैं.
ए बी टाइप सॉल्ट के केस में KSP किसके इक्वल होता है? S स्क्वायर के। ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ S? स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 10 रेज टू पावर -8, यानी 2 इंटू 10 रेज टू पावर -4 पर मोल पर लीटर इज द आंसर। ठीक है, तो ये हम समझ चुके हैं कि वाई AB2 टाइप सॉल्ट का KSP हमेशा क्या होता है? S स्क्वायर। pH ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज 9। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का pH है 9। KSP ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बताइए। ठीक है, दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन। वैसे इसका आंसर तो मैं 2 मिनट में निकाल दूंगा और आपको भी लगेगा कि इसका आंसर तो सीधे निकल जाएगा, OH माइनस और 4S क्यूब। ठीक है, मैं मतलब अभी पहले तो आपको ये क्वेश्चन 1 मिनट में करवा देता हूँ। जो ज्यादा कंसेप्ट या डेप्थ में नहीं जाना चाहते वो सिर्फ इतने से काम चला सकते हैं कि AB2 टाइप सॉल्ट जो होता है उसका KSP होगा 4S क्यूब। ठीक है, बिकॉज सम स्टूडेंट्स वांट टू डू लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस ओनली। ठीक है, तो उस केस में आप ये देख के आगे जंप कर सकते हैं और जो थोड़ा इसका एनालिसिस देखना चाहते हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो KSP इज 4S क्यूब। तो अब व्हाट इज सॉल्युबिलिटी हियर? concentration of OH minus which is 10 raised to power pH 9 का मतलब क्या हुआ? pH 9 का मतलब हुआ कि H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन है 10 raised to power -9। तो OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाती है? KW by H plus। We know that product of ions is always equal to equilibrium constant ionic product of water at room temperature। रूम टेम्परेचर पर KW का वैल्यू होता है 10 raised to power -14 and it is -9। 10 raised to power -5। वन वे टू सॉल्व दिस। ठीक है, दूसरा तरीका सॉल्व करने का एक और है। वी नो दैट एट रूम टेम्परेचर pH plus POH is 14। if pH is 9 then POH is 5 and OH minus concentration is 10 raised to power -5। completely on you, क्या इजी लग रहा है? नाउ तो कि OH माइनस यानी S आ गया 10 raised to power -5, तो 4S क्यूब 10 raised to power -5 का क्यूब 4 into 10 raised to power -15 and this is your KSP। तो 0.5 into 10 raised to power -15 and we took 4। ठीक है, तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास आ गया है द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड KSP। तो दिस इज 4S क्यूब। वो मुझे समझ आ गया, ठीक है, कि क्यों है, बट आप देखो इससे आंसर निकाल चुके। ठीक, क्योंकि ये इसके नियर बाय। तो दिस इज अ शॉर्टकट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब इसको करते हैं दूसरे तरीके से। दूसरे तरीके से करने से पहले मैं आपको इसमें क्या क्या चीजें समझाना चाहता हूं। फर्स्ट थिंग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का pH 9 है, मतलब OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व हुआ होगा तो उसने सॉल्यूशन में क्या दिया होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने सॉल्यूशन में क्या ऐड किया होगा? कैल्शियम कैटायन और हाइड्रोक्साइड एनायन। मींस जो 10 रेज टू पावर -5 है, दिस इज व्हाट? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। किसकी कॉन्सेंट्रेशन है ये? OH माइनस की। बहुत ध्यान से सुनना। तो अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने कंसेप्ट डिस्कस किया था ना, वही रिलेट हो रहा है। अब आप एक बात बताओ, अगर ये 10 रेज टू पावर -5 है तो कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? सही सोचा है। ये 2 मोल है तो ये 10 रेज टू पावर -5/2 होगी। ठीक है, कैसे? क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी 2S है, इसकी S है, तो सॉल्ट की S होती है। तो OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन ट्वाइस है 10 रेज और -5, तो ये 10 रेज और -5/2 हो गया। नाउ व्हाट इज KSP? तो यहां पे 4S क्यूब से क्वेश्चन करोगे तो आंसर थोड़ा सा गलत आएगा और आपको समझ आ जाएगा वाई, कि यहां 4 आ रहा है और इधर 0.5 आ रहा है। अब आपको क्लियर होने वाला है। तो KSP कैल्शियम कितना हुआ? 10 रेज और -5/2 और ये हो जाएगा 10 रेज टू पावर -5 का स्क्वायर। मतलब इसके 2 मोल है तो इसके हाफ मोल है, तो इसकी जितनी कॉन्सेंट्रेशन है उसकी हाफ कॉन्सेंट्रेशन इसकी हो गई। अब अगेन 10 रेज और -5 का स्क्वायर -10 -15 1/2 इंटू 10 रेज और -15।
which comes out to be 0.5. Got it? बताओ मुझे कमेंट करके कि कंसेप्चुअली ये बात समझ आई क्या? इसीलिए मैंने बिगिनिंग में ये पार्ट समझाया था कि सॉल्युबिलिटी सॉल्ट की होती है, कैटायन और एनायन की कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ सॉल्ट लिखा जाता है। इसको मैं थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। लेट्स से एक पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट है CaF2, एक पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट है CaF2 जिसमें कैल्शियम कैटायन है और फ्लोराइड आयन है। सॉल्ट की ही सॉल्युबिलिटी, जो भी सॉल्युबिलिटी वो सॉल्ट की होती है, तो सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी S लिखने का मतलब है ये वाटर में डिसॉल्व है, इसके कैटायन और एनायन सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो सॉल्ट एज सच जब डिसॉल्व हो जाता है तो नहीं होता, तो इसलिए कैटायन की कॉन्सेंट्रेशन S हो गई और इसकी क्या हो गई 2S। अब मैं आपको बोलता हूं राइट सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट, ध्यान सुनना इस क्वेश्चन को, लिख भी रहा हूं मैं इसीलिए ताकि आपको क्लैरिटी हो। मैं बोल रहा हूं ये कॉन्सेप्ट है, ध्यान समझ सीख लो। राइट सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी लिखनी है इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन एंड कैल्शियम आयन। तो देखो कैसे करना है। जो सॉल्युबिलिटी सॉल्ट की है, कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन उतनी है, जो सॉल्युबिलिटी सॉल्ट की है फ्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन उससे डबल है। मतलब फ्लोराइड आयन की टर्म में अगर सॉल्युबिलिटी लिखनी है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इज फ्लोराइड आयन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय 2। थिंक ओवर इट, स्टॉप द स्क्रीन एंड थिंक कि सर ने क्या कह दिया है कि फ्लोराइड आयन की टर्म में सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय 2 है। कैसे? इसको एक नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं कि सॉल्युबिलिटी है 5, तो कैटायन की कॉन्सेंट्रेशन 5 और एनायन की 10। लेकिन फ्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10 है, लेकिन मैं पूछूं इसे देख के बताओ सॉल्ट की कितनी होगी, तो आप बोलोगे ये 2 मोल्स दे रहा है यानी 5, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ एनायन देख के सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी बतानी है तो क्या किया आपने, हाफ, इसलिए ऐसा लिखा है। ऐसे ही कैल्शियम की टर्म में पूछे तो क्योंकि कोएफिशिएंट सेम है, बोथ आर इक्वल, दोनों क्या है, इक्वल है। करेक्ट? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट, जब तक ये समझना है आगे मत जाना, ठीक है। एक बच्चा जो अच्छा स्कोर कर रहा है, एक बच्चा जो थोड़ा सा मेहनत करने के बाद भी नहीं कर पा रहा, उसमें एक ही फर्क है। एक बच्चा क्या कर रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आगे नहीं जा रहा, क्लियर कर रहा है किसी से भी, अपने मेंटर से, बट जिसको कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, कुछ कुछ समझ नहीं आ रहा, आगे चले जा रहे हैं। अब ये ही एटीट्यूड डिफरेंस करता जाता है। तो अगर आपका स्कोर स्टक हो गया है ना कहीं, अगर मान लो 450 पे, 500 पे, 550, 600 कहीं भी स्टक हो गया, तो कंसेप्चुअल, और आपको लग रहा है ना कि कंसेप्ट सॉल्व सीखने में टाइम लगेगा, क्वेश्चन करते करते मुझे आ जाएगा, तो बेटर है सीखो। हर चैप्टर में 2-2 कॉन्सेप्ट है। जैसे इसमें क्या है, एक सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट सीखने का, एक सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का। क्लियर है? एटॉमिक में क्या सीखना है, जस्ट रेडियल नोड्स को ही ढंग से समझना होता है एटॉमिक में। ऐसे ही थर्मो में बात करें तो क्या समझना है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझना है, थर्मोकेमिस्ट्री तो फॉर्मूला है। तो कंसेप्ट सब में 2-2 हैं, तो आपको बस 12 कंसेप्ट सीखने हैं। 12 कंसेप्ट को सीखने में अगर आपने एक कंसेप्ट को सीखने में आधा घंटा लगाया तो एक दिन में पूरी फिजिकल कवर हो जाती है। करेक्ट? बट थोड़ा सा सोचना भी है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारे पास जैसे एक ब्रेन ये है, एक जैसे ये ब्रेन है, स्टमक, स्टमक क्या करता है, पहले ईट फिर डाइजेस्ट, ऐसे ही ब्रेन को भी डाइजेशन का टाइम दो। मेरा लेक्चर देखने के बाद कीप थिंकिंग ओवर इट, एनालाइज करो 1-2 घंटे, फिर उसके बाद मॉक टेस्ट दो या क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो दोबारा सुनो, सोचो, स्टिल डाउट है तो बच्चे कमेंट कर ही रहे हैं, आप भी करिए। नेक्स्ट, विच विल मेक बेसिक बफर। तो ये फंडामेंटल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आया 2019 में। क्या आपको बेसिक बफर की डेफिनेशन पता है कि इट इज अ मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड कॉन्जुगेट एसिड। तो सबसे पहले यहां पर ये देखना है कि ये भी इसका अमाउंट और इसका अमाउंट, तो हमें दिख गया कि ये 50 इंटू 0.1 ये हो गया 5 मिलीमोल, 25 इंटू 0.1 ये हो गया 2.5 मिलीमोल। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करते हैं, ध्यान सुनना, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करते हैं, वैसे ही
वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करते हैं। तो CH3COOH प्लस NaOH ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा, CH3CONa। ठीक है, तो थोड़ा सा इस रिएक्शन को यहां लिख दिया जाए, एसिटिक एसिड प्लस NaOH, इट गिव्स यू CH3COONa प्लस NaCl। उससे इतना फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि इसी से ही हमारा डिसाइड हो जाएगा। अब दिस इज 2.5 एंड दिस इज 5। जब रिएक्शन फिनिश होगी इट विल बी 0, इट इज 2.5 एंड इट इज 2.5। मतलब हमारे पास सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग बेस और कॉन्जुगेट है। इट कैन नॉट एक्ट एज अ बफर इवन, ये एज अ बफर भी एक्ट नहीं कर सकता है। नेक्स्ट 100 इंटू 0.1 एसिटिक एसिड यानी 10 मिलीमोल। 100 इंटू 0.1 मतलब 10 मिलीमोल। ये जब 10 और 10 रिएक्ट करेंगे, बड़े ध्यान से सुनना, सेकंड केस ले रहा हूं, बी ऑप्शन। जब ये दोनों 10-10 रिएक्ट करेंगे, कंप्लीटली रिएक्ट कर देंगे, 0 0 और ये हो गया 10। यहां पे क्या बना, सॉल्ट। क्या बना, सॉल्ट। बफर बना ही नहीं, ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का न्यूमेरिकल हो गया। अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेल, इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही ढंग से समझो। ठीक है, देन नेक्स्ट 100 इंटू 0.1। 100 इंटू 0.1 क्या हो गया, 10। ठीक है, और 200 इंटू 0.1, लेकिन अब एक और फर्क है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl मेंशन है। ठीक है, क्या मेंशन है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl। लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करते हैं वैसे ही वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड भी रिएक्ट करते हैं। ठीक है, नाउ ये कितना हुआ, 100 इंटू 0.1। 100 इंटू 0.1 इज 10। फिर उसके बाद 200 इंटू 0.1 कितना हुआ, 20। अब उसके बाद क्या हुआ, यहां पर ये हो गया, रिएक्ट करेगा तो ये 0 हो गया, ये 10 और ये 10। सी सॉल्यूशन में ये स्ट्रॉन्ग एसिड प्रेजेंट है, जैसी स्ट्रॉन्ग एसिड प्रेजेंट है इट कैन नॉट एक्ट एज अ बफर। आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। 100 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl कितना है, 100 ml ऑफ पॉइंट, अच्छा एक गलती की मैंने, 100 ऑफ 0.1 HCl है, यानी HCl इज 10। ये डेटा रिवर्स लिख दिया मैंने। HCl इज 10, वो तो अच्छा वही पढ़ते हुए समझ आया मुझे कि 100 ऑफ 0.1 मोलर HCl है, मतलब ये 10 है और दिस इज 20। ठीक है, अब जब ये रिएक्शन हुई तो 20 में से 10, यानी सॉल्यूशन में क्या बचा, ये 10, ये 0 और ये 10। नाउ सॉल्यूशन हैज वीक बेस एंड कॉन्जुगेट एसिड। सॉल्यूशन में वीक बेस भी प्रेजेंट है, कॉन्जुगेट, दिस कैन एक्ट एज अ बेसिक बफर। यस, ये क्या हुआ, हमारा बेसिक बफर हुआ। अगला चेक कर लेते हैं, 100 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl। 100 ml ऑफ 0.1 मोलर मतलब ये हो गया 10। 100 ml ऑफ 0.1 मोलर, अच्छा एसिड बेस न्यूट्रल हो गया ये तो। ठीक है, ये तो सोचना ही नहीं, लिखना ही नहीं, ये तो NaOH और HCl gives you salt and water और NaCl do not hydrolyze। हाइड्रोलिसिस जो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कैटायन और एनायन का हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं है। नेक्स्ट तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। मैं बोलूंगा कि देखो जब हम PYQ करके हमारे मार्क्स नहीं बढ़ते ना, तो उसका रीजन होता है कि जब हम PYQ कर रहे होते हैं उस कंसेप्ट को नहीं सीखते, क्वेश्चन सीखते हैं और क्वेश्चन रिपीट नहीं होता। तो होता भी यही है, कई बार बच्चे क्या होते हैं PYQ करते हैं, क्वेश्चन रट रहे होते हैं और सेम क्वेश्चन आता है तो पेपर में कर आते हैं, नहीं होता तो नहीं करके आ पाते। तो दिस इज द डिफरेंस। इसीलिए कई बार हो जाता है कि मार्क्स बहुत कम आ जाते हैं और बहुत ज्यादा आ जाते हैं। एक बार आ गया 600 प्लस, एक बार आ गया बिलो 500, तो ये होता है। तो बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, अपने साथ ऑनेस्ट रहो और खुद सोचो कि क्या मैंने हर बार कंसेप्ट सीखा है, तो अंडरस्टैंड कि हाउ मैंने ये कैसे डिसाइड किया है। फिर इस पूरे उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व था इस क्वेश्चन में, क्या
कि जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करते हैं, ऐसे ही वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन विल बी सेम, कुछ भी नहीं बदलता। मतलब जैसे NaOH और HCl रिएक्ट करते हैं वैसे ही अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl रिएक्ट करेगा, वैसे ही NaOH और एसिटिक एसिड रिएक्ट करेगा, कुछ भी चेंज नहीं होता। करेक्ट। नेक्स्ट, कॉन्जुगेट बेस। क्लियर है? तो इस डेफिनेशन में बहुत कंफ्यूजन है, तो मैं तो सीधे ऐसे बोलता हूं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बेस? बेस तो सबको पता है ना, व्हाट इज बेस? वी नो दैट बेस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एसिड 7th क्लास से ही पढ़ते आते हैं, 9th से शुरू हो जाता है, H+ लॉस कर दे जब, यानी प्रोटॉन डोनर इज एसिड। ये तो याद है ना सबको? अगर ये याद है, क्वेश्चन आज के बाद गलत नहीं होने वाला है। कैसे? क्वेश्चन में जैसे ही पूछा है कॉन्जुगेट बेस, तो आपको बेस की डेफिनेशन का उल्टा करना है। बेस क्या होते हैं? प्रोटॉन एक्सेप्टर। कॉन्जुगेट बेस वाले केस में से आपको प्रोटॉन माइनस कर देना है। क्या करना है? प्रोटॉन माइनस। वाटर में से एक H गया, वो बन गया OH। HF में से एक H गया F। न्यूट्रल में से प्लस निकाल लोगे तो बचेगा क्या? माइनस। किसी न्यूट्रल जीरो में से प्लस हटा दोगे तो क्या बचेगा? माइनस। तो व्हाट इज योर आंसर? OH माइनस एंड F माइनस रिस्पेक्टिवली। कभी ये क्वेश्चन आज के बाद गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट, following solutions prepared by mixing different volume of NaOH and HCl at different concentration, किसका pH 1 होगा? What is the meaning of pH 1? pH 1 का मतलब हुआ concentration of H+ is 10⁻⁻1 और 0.1 मोलर। कभी भी मिक्सिंग वाला क्वेश्चन आए, मेरी बात ध्यान सुनना, कभी गलत नहीं करोगे। कभी भी मिक्सिंग वाला क्वेश्चन आए, ऑलवेज यूज N1V1 माइनस N2V2 अगर एसिड और बेस मिक्स हो रहे हैं। नेवर यूज मोलैरिटी। आई रिपीट, कभी भी मिक्सिंग ऑफ एसिड और बेस आए, सेम एसिड सेम बेस आए, या एसिड डिफरेंट बेस डिफरेंट, या एसिड बेस है, कुछ भी आए, ऑलवेज यूज नॉर्मेलिटी। कभी गलत होगा ही नहीं, ठीक है? तो अब एक अच्छी बात होती है HCl और NaOH में कि इनका n फैक्टर होता है 1। क्या होता है इनका n फैक्टर? 1 होता है। अब जब n फैक्टर 1 है, जो मोलैरिटी है वही नॉर्मेलिटी है, जो नॉर्मेलिटी है वही मोलैरिटी है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, क्योंकि एक एसिड और एक बेस है, तो फाइनल नॉर्मेलिटी निकालने के लिए क्या करेंगे? फॉर्मूला यूज करेंगे N1V1 माइनस N2V2 by V1 plus V2 and that will be modulus. Concentration can never be negative. और अगर आप चाहें N1V1 की जगह A for acid और B for base भी लिख सकते हैं, ठीक है? NaVA plus minus NbVb up to you। तो अब देखो, पहली चीज pH 1 होना चाहिए, यानी क्या ज्यादा होना चाहिए? एसिड ज्यादा होना चाहिए। तो चारों ऑप्शन में तो मैं पहले फटाफट ये देखूंगा किस में एसिड ज्यादा है, उसी को चेक करूंगा, बेस वाले को नहीं करूंगा। चारों ऑप्शन चेक करने के बजाय पहले ये देखूंगा। तो 60 into 1/10, दिस इज 6 एंड दिस इज 4। इसमें एसिड ज्यादा है तो इसका pH निकालने की सोचेंगे। बी ऑप्शन 5.55 into 10 5.5, 45 into 10 4.5, इसमें भी एसिड ज्यादा है। सी ऑप्शन 75 into 5 15, दिस इज 5, ओहो इसमें भी एसिड ज्यादा है। 100 into 10 10 एंड दिस इज 10, ठीक है, चलो ये तो न्यूट्रल। नाउ pH 1 का मतलब कॉन्सेंट्रेशन इज 10⁻⁻1। तो यहां पे देखें तो ये कितना है? 6 और ये कितना है? 4। तो 6 माइनस 4 कितना हुआ? 2। यहां पे ही लग रहा है कि ये आंसर होना चाहिए 5.5 माइनस 4.5। ये कितना हुआ? एसिड ज्यादा है तो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन 0.1 डिवाइड बाय वॉल्यूम। अब बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात, ये है यूनिट का खेल है, मिली मोल। मिली मोल, ये क्या है? मिली मोल। माइनस किया, क्या मिला? 0.1 मिली
मोल। ये जो मैंने माइनस किया ये कहीं ना कहीं मैंने ये कर दिया NaVa माइनस NbVb। अब नीचे वॉल्यूम ऐड करना है 55 प्लस 45 100। बहुत ध्यान से देखना 100 मिली लीटर, ml है ना, मिली लीटर। देखो जरा, मिली से मिली गया तो क्या मिला 0.1 बाय 100 यानी 10 रेज टू पावर -3 मोल पर लीटर। तो इसका pH 3 होगा, ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब चेक करते हैं ये 6 - 4, क्योंकि एसिड ज्यादा है। बोलो समझ आ रहा है? 6 - 4 ये हो गया 2 मिली मोल डिवाइड बाय 60 प्लस 40। 60 प्लस 40 100, ये तो मैच ही नहीं करेगा क्योंकि pH 1 में ऊपर 2 आना नहीं चाहिए या तो नीचे 20 आना चाहिए। तो अब ये 100 हो गया, मैं आगे सॉल्व भी नहीं करूंगा। हाँ, ये 200 होता तो मैं सोचता, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल थोड़े चांसेस थे। अब आता है अपने सी ऑप्शन, 10 इंटू वी 75 इंटू 1/5, स्क्रीन से बाहर जा रहा हूं, 15 आ गया सीधे, माइनस 25 इंटू 5 5, 15 माइनस 5 डिवाइड बाय, दिस इज, ध्यान से देखना, मिली मोल। मतलब यहां पे देखा होगा कि मैं मोल को कन्वर्ट ही नहीं कर रहा हूं, ठीक है, वॉल्यूम को मिलीलीटर में ही रहने दे रहा हूं। वाई रीजन है, क्योंकि ये है 15 मिली मोल, 15 माइनस 5 डिवाइड बाय 75 प्लस 25 100 मिली लीटर। मिली से मिली गया 15 माइनस 5 10 बाय 100 मोल पर लीटर। 10 रेज टू पावर -1 इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। कैसे पता चला ये H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन है? क्योंकि एसिड ज्यादा है, तो जो नॉर्मेलिटी होगी वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन H प्लस होगी। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां ध्यान देना। इस क्वेश्चन के थ्रू हमने ये सीखा, अगर एसिड ज्यादा है, ठीक है, अगर एसिड ज्यादा है तो ये जो फाइनल नॉर्मेलिटी आती है, दिस इज द नॉर्मल H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। यहां पे नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी सेम क्यों है? क्योंकि n फैक्टर ऑफ H प्लस इज 1, कैटायन पे चार्ज। बट अगर बेस ज्यादा आता है तो दिस इज जो फाइनल नॉर्मेलिटी होगी, दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। करेक्ट। आगे चलते हैं। द सॉल्युबिलिटी ऑफ बेरियम सल्फेट इन वाटर इज 2.42 into 10 raised to power -3 gram per liter. Focus on this. This is gram per liter, but solubility is actually in mole per liter. यहाँ पे तो कुछ और चीजें देखते हैं। The value of KSP, KSP की यूनिट मोल में है और ये ग्राम में है, तो सबसे पहले इसे किस में चेंज करोगे? मोल में। तो what is the concentration? Solubility is 2.42 into 10 raised to power -3 ग्राम पर लीटर। तो मोलैरिटी डिवाइड कर देते हैं मोलर मास, 233। अब ये भी मास है, तो यहां पे गिवन मास बाय मोलर मास, तो ये क्या हो गया? इट इज रिप्लेस्ड बाय मोल। अब एक बार ना जरा पावर देख लेते हैं, -10 -12 -8 -14, चारों पावर अलग है, मतलब मैं अप्रोक्सीमेशन से आंसर निकाल दूंगा। ठीक है, दो पावर सेम होती तो दिक्कत हो जाती। कैसे? मैं थोड़ी देर के लिए 2.42 को मान लूंगा 2.33, क्योंकि ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, एंड दिस इज 233 इंटू 10 रेज टू पावर -3, तो इट बिकम्स 10 रेज टू पावर -5 अप्रॉक्स सॉल्युबिलिटी। तो KSP क्या आ जाएगा? KSP BaSO4। ठीक है, तो हमें पता है कि जो BaSO4 सॉल्ट होता है वो डिसॉल्व होगा किसमें? बेरियम कैटायन में और सल्फेट एनायन में। बेरियम कैटायन और सल्फेट एनायन, तो यहां से KSP क्या आएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेरियम कैटायन एंड सल्फेट एनायन, यानी S², यानी 10 रेज टू पावर -10। एक ही ऑप्शन है, यही हो गया। और आगे भी देखो 1.08 है, दैट इज वेरी ऑब्वियस कि 242 का 233 से डिवाइड करेंगे 1.01 समथिंग आएगा उसका स्क्वायर, ऐसे। ठीक है, तो
ऑप्शन देख के सोचना है कि अप्रोक्सीमेशन करना है या नहीं करना है, इसकी प्रैक्टिस भी करते जाना है आपको। नाउ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन है 2.2 इंटू 10⁻⁻⁴ KSP of Ag2C2O4. तो this is Ag2C2O4 is a kind of Ab2 type salt. ठीक है, कैसा सॉल्ट है ये? Ab2 टाइप, यानी कि कैटायंस देंगे ट्वाइस और ये उस सेम। तो Ab2 टाइप सॉल्ट होता है, सॉल्युबिलिटी Ag प्लस आयन की है और KSP पूछा है, तो कहीं ना कहीं Ab2 टाइप सॉल्ट का KSP क्या होता है? 4s³। व्हाट इज S? 2.2 इंटू 10⁻⁻⁴ का क्यूब, 10⁻⁻12। ऑप्शंस देखते हैं, -12 ऑप्शन देख लेते हैं। -12 ये नहीं हो सकता, -12 -11 ये 3 हो गए, तो थोड़ा सा अब आपको क्या करना पड़ेगा? 2.2 का क्यूब करना पड़ेगा। मैं थोड़ी देर के लिए इसे 2 का आगे की वैल्यू भी देख ली जाए। 5.3 2.66 अप्रोक्सीमेशन से चल जाएगा काम, क्योंकि बहुत ज्यादा फर्क है। तो 2.2 का क्यूब हो जाएगा 2 4 2 8, ठीक है, एंड 8 4 32 से थोड़ा सा ऊपर वाला ऑप्शन देख लेते हैं। तो 32 से ऊपर तो ये तो हो ही नहीं सकता, 32 से ऊपर वाला ऑप्शन 5.3, तो यही हो गया। ठीक है, समझ आए कैसे हमने आंसर सोचा है? ऑब्वियस है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो करना ही है, बट आइडिया भी लगाना है, क्योंकि अपने को जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करना है, तो ये वाली प्रैक्टिस भी मॉक टेस्ट में करते रहना। सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इज दिस 0.1 मोलर में, ये है KSP, और क्लोराइड आयन ये है 0.1। तो मैंने आपको बताया कि कॉमन आयन इफेक्ट के क्वेश्चन में KSP को जो कॉन्सेंट्रेशन है उससे डिवाइड कर दो, जितने इसमें आयंस हैं उससे पावर, तो 1। तो आंसर इज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ दिस इज अवर आंसर। कॉन्सेप्ट ऑलरेडी डिस्कस, देखो मैंने बोला था कॉमन आयन इफेक्ट इज फेवरेट, वहां भी किसी साल आया था और ये 2016 में भी आया है, ठीक है, और भी बहुत बार रिपीटेड है। अब ये क्वेश्चन MY कंसेप्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका रिविजिट बनता है। रिविजिट इन द सेंस मेरा ये नहीं होता कि आके इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, इसका ये मतलब होता है कि इस क्वेश्चन को एक बार खुद से मॉक की तरह दो, मतलब एक बार आओ, ये नहीं कि पूरा रिवीजन करो, कॉन्सेप्ट देखो, बस ये देखो कि क्या मैं दोबारा क्वेश्चन कर पा रहा हूँ और कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में क्यों कर पा रहा हूँ। ये नहीं कि मुझे पता है आंसर ए है, ऐसे नहीं कि मुझे ये पता है कि वाई आई एम ऑप्टिंग ए, ठीक है, क्योंकि देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि सोचना इज अ डिफिकल्ट टास्क, थिंकिंग इज अ डिफिकल्ट टास्क। तो हमेशा जैसे आपने देखा होगा डिफिकल्ट टास्क थिंकिंग कैसे है, जैसे स्विच घर में, अगर आपका हमेशा एक स्विच फैन का है और बाद में किसी वजह से वो चेंज होके किसी कंप्यूटर का हो गया है, तो अब आप हमेशा ना फैन उसी से दबाओगे, उसी से, और जब ये 1 सेकंड रुकोगे तो सही दबा दोगे। वाई? ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज थिंकिंग इज अ टफ प्रोसेस। तो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर करके सबकॉन्शियस माइंड में कोई बात जा चुकी है, अब हम सोचना नहीं चाहते। तो 1 सेकंड सोचना है एग्जाम में भी, हर जगह वो 1 सेकंड सोचने की जैसी आदत पड़ जाएगी, आपके सिली मिस्टेक्स खत्म होते चले जाएंगे, ठीक है। तो अब सोचना है, तो बस आपको ऑप्शन क्यों आया ए ये सोचना है। एवरी टाइम जो भी ऑप्शन आप पिक कर रहे हो ये सोचना है, मतलब व्हाट टू थिंक एंड हाउ टू थिंक। क्वेश्चन बताता है व्हाट टू थिंक, आई एम टेलिंग यू हाउ टू थिंक। तो जैसे 2 इनसॉल्युबल सॉल्ट हैं, उसकी KSP वैल्यू 6.2 इंटू 10⁻⁻13 एट रूम टेम्परेचर, यानी दोनों का KSP सेम है। तो दोनों की सॉल्युबिलिटी के बारे में स्टेटमेंट पूछी है कि सॉल्ट ऐड करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा सॉल्युबिलिटी पे, अगर KY ऐड करेंगे। खैर KY ऐड कर रहे हैं और ये NY MY है, तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, पहला तो गलती हो गया। मोलर सॉल्युबिलिटी सेम है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्या KSP वैल्यू सॉल्युबिलिटी बताती है? एक मैं असर्शन लिख देता हूं, KSP is a measure of solubility of salt, measure of solubility of salt। जो KSP है वो सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी का मेजर है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। KSP से कभी भी सॉल्युबिलिटी नहीं पता चलती, सॉल्युबिलिटी से पता चलती है। जैसे
अगर ए बी टाइप सॉल्ट है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ए बी टाइप सॉल्ट यानी एम वाई की, के एस पी इज एस स्क्वायर, तो वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ के एस पी। और अगर सॉल्ट है ए बी थ्री टाइप, ए बी थ्री टाइप सॉल्ट का कंसंट्रेशन क्या होता है 27S4 इज KSP, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी KSP बाय 27 रेज टू पावर 1/4। 27 छोड़ते हैं, आप बताओ, डायरेक्टली समझ नहीं आ रहा कि अगर इसका हमने क्या किया, क्यूब स्क्वायर रूट किया, तो वैल्यू आएगी ऑन एन ऑर्डर ऑफ 10 रेज टू पावर, थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे मान लेता हूं डेसिमल हटा के कि -12 कर दिया, तो -6 आ गया। और ये क्लियरली समझ आ रहा है कि 1/4 करेंगे तो ये हो गया अप्रोक्सीमेटली 10 रेज टू पावर -3। बताओ क्या ज्यादा है, my या ny3? ऑब्वियसली ny3 ज्यादा है, यानी कि दिस इज मोर सोल्यूबल सॉल्ट, इट इज लेस। तो इस कंसेप्ट, इस क्वेश्चन से 2016 के इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि KSP इज नॉट अ मेजर ऑफ सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी किस इज द मेजर ऑफ सॉल्युबिलिटी, आपको सॉल्युबिलिटी निकालनी है। हाँ, KSP सॉल्युबिलिटी के तब इक्वल होगा, सॉल्ट का नेचर सेम है, AB AC AD ऐसे 2-3 सॉल्ट है, सब एक ही टाइप के हैं, तब सेम होगा, बिकॉज अब आपको पता है कैलकुलेशन इज सेम। बट अगर नेचर अलग है तो सॉल्युबिलिटी यू हैव टू कैलकुलेट। ये सब सीख गए हम। अब तो ये हो गया 10 रेज टू पावर -3। नाउ तो हमें ये पता चल गया NY3 इज मोर सॉल्युबल। मोलर सॉल्युबिलिटी MI इन वाटर इज लेस, नहीं, तो मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ MI इन लेस देन NY। NY इज मोर सॉल्युबल, MY इज लेस, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू। नेक्स्ट, salt My NY3 more soluble in 0.5 molar KY than in pure water। मतलब ही नहीं है, कॉमन आयन इफेक्ट ऑलवेज डिक्रीज सॉल्युबिलिटी, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता इसकी प्रेजेंस में सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाए। तो वेरी गुड क्वेश्चन, कंसेप्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेरा सजेशन यही होगा कि आप इस क्वेश्चन को समझें कंसेप्चुअली, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। सो ये क्वेश्चन देखते हैं, which of the following fluoro compound is most likely to behave as Lewis base? कौन लुईस बेस की तरह बिहेव करेगा? लुईस बेस क्या होते हैं? Which have lone pair available for donation, जिनके पास डोनेशन के लिए लोन पेयर है। CF4 में जो कार्बन है, क्या इसके पास लोन पेयर है? नो, तो कार्बन हैज नो लोन पेयर, तो इट कैन नॉट एक्ट एज अ लुईस बेस। SiF4 सेम सिलिकॉन भी 4 बॉन्ड बनाएगा, बट इट डू नॉट हैव लोन पेयर। इवन वेकेंट d ऑर्बिटल है टू एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इट कैन एक्ट। ये तो CF4 कैन नीदर एक्ट एज अ लुईस एसिड, ना तो ये लुईस एसिड है ना लुईस बेस है। SiF4 का वेकेंट d ऑर्बिटल है टू एक्सेप्ट लोन पेयर, तो दिस इज लुईस एसिड बट नॉट लुईस बेस। देन BF3 में बोरोन हैज वेकेंट ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इट कैन एक्ट एज अ लुईस एसिड बट कैन नॉट एक्ट एज अ लुईस बेस बिकॉज इट डू नॉट हैव लोन पेयर बट हैज वेकेंट p ऑर्बिटल टू एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। PF3 में phosphorus has lone pair of electrons available for donation, तो yes it can act as a Lewis base। तो ये हमारा आंसर हो गया कि ये लुईस बेस है एंड दिस इज अवर आंसर, ठीक है। ऑल्सो जो ये फॉस्फोरस है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि PF3 में फॉस्फोरस के पास वेकेंट d ऑर्बिटल भी होता है, तो ड्यू टू दिस वेकेंट d ऑर्बिटल इट कैन एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फॉस्फोरस, तो इट कैन हैव बैक बॉन्डिंग ऑल्सो, ठीक है। तो वो बस अंडर, मतलब यहाँ तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, बट ये इंफॉर्मेशन भी हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, द परसेंट ऑफ pyridine that forms pyridinium ion in a 0.1 molar aqueous pyridinium solution। तो this question is what?
दिस क्वेश्चन इज एक वीक आइडेंटिफाई करो, दिस इज अ वीक, इस क्वेश्चन को पढ़ो और आइडेंटिफाई करो कि इस क्वेश्चन में बोला है कि एक वीक बेस है जो वाटर में डालते हैं तो ऑब्वियस है कोई वीक बेस होगा लाइक NH4OH, तो NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन बनाएगा। तो उसने एक कैटायन बनाया और 0.1 मोलर उसकी कॉन्सेंट्रेशन है वीक बेस की, और Kb मेंशन है 1.7 इंटू 10⁻⁻⁹। क्या मेंशन है? Kb। अब आपको बताना है परसेंटेज ऑफ पिरिडीन, अच्छा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताना है। क्या बताना है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यहां पर आपको ये पता है कि Kb इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, ये डेरिवेशन हम कर चुके हैं, K इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, Kb इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। जस्ट ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो नाउ यू कैन कैलकुलेट अल्फा, अल्फा इज स्क्वायर रूट ऑफ Kb बाय सी। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kb? तो सी, इस क्वेश्चन का क्रक्स क्या है? फॉर्मूला यू हैव टू आइडेंटिफाई कि वीक बेस है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और Ka का रिलेशन आपको रिलेट करना है, या Kb का। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kb? Kb की वैल्यू कितनी है? 1.7 इंटू 10⁻⁹। कॉन्सेंट्रेशन C का वैल्यू कितना है? C 0.1, ठीक है। अब स्क्वायर रूट है तो ऑब्वियसली या तो मैं इसे -10 करूंगा या मैं इसको क्या करूंगा, -8 करूंगा पहले, लेकिन मैं ऑप्शन देखूंगा करूं क्या। रीजन बता रहा हूं वाई, क्योंकि अगर मैं इसे 17 करूंगा तो मैं देखूंगा, जैसे अगर मैं डेसिमल कैंसिल करूं 17 तो मेरे लिए टफ हो गया, क्योंकि 17 करने से -9 सॉल्व करना मुश्किल है। तो मैं इसको ऐसा करता हूं, मुझे बिना ऑप्शन देखे ही समझ आ गया कि -9 का स्क्वायर रूट टफ है, तो मैं इसको डेसिमल को ऊपर ले जाऊंगा। इट विल बी 1.7 इंटू 10⁻⁻8। तो 10⁻⁻4 ऑप्शन, अच्छा परसेंटेज पूछा है, ठीक है। तो अल्फा जो हो जाएगा वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1.7 इंटू 10⁻⁻4। परसेंट पूछा है, ऑप्शन को देखा हमने, परसेंट है, तो परसेंट अल्फा क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 100। स्क्वायर रूट ऑफ 1.7 इंटू 10⁻2, 0.2 डेसिमल, सॉल्व भी करना पड़ेगा यार। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1.7 आपको सॉल्व करना है। तो बहुत ही क्लियर है कि मतलब स्क्वायर रूट आप इजीली निकाल लोगे, तो ये क्लियर है कि 1 पॉइंट समथिंग ही आएगा, ठीक है। ऑब्वियसली थोड़ा सा छोटा ही आने वाला है, तो मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ इट इज 1.1 मान लेता हूँ। तो 1.1 इंटू 10⁻2 तो अप्रोक्सीमेटली हो गया 0.01। सो डी इज अवर आंसर, डी मैच कर रहा है 0.013, यानी कि 1.7 का स्क्वायर रूट 1.3 होगा, तो 0.013 इज अवर आंसर। तो ये मैच हो गया, और वैसे भी स्क्वायर रूट निकालना इज नॉट टफ, आप ये कैलकुलेट भी कर सकते हो। तो दिस इज सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन इन 2016। तो मैं आपको ये डिस्कशन करते करते ना ये भी जानना चाहता हूँ कि व्हाई यू फील आयनिक इक्विलिब्रियम इज टफ, प्लीज कमेंट। क्योंकि मैं मतलब क्या होता है ना, ऑफलाइन में जब पढ़ाते हैं तो बच्चा कई बार कन्फ्रंट नहीं कर पाता टीचर को, या अपनी ट्रू प्रॉब्लम नहीं बता पाता, बट यहाँ पे आप इजीली शेयर कर सकते हो, बिकॉज आपकी आइडेंटिटी नहीं पता किसी को कुछ भी, तो इजीली आप अपनी एनोनिमसली अपना डाउट डाल सकते हो, या वाई आयनिक। तो मैं जानना चाहता हूँ एक्चुअली वाई, क्यों टफ है। जैसे अब ये डिस्कशन भी आपने देखा, और मुझे इस डिस्कशन में हर जगह क्या समझ आया कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला याद होना चाहिए, फिर उसके बाद बफर का फॉर्मूला याद होना चाहिए, दो चीजें एंड ये फॉर्मूले। तो फॉर्मूले याद है तो आयनिक इज इजी। और अब आप इसके अलावा क्या मिसिंग है, प्लीज सभी, मैं बोल रहा हूँ सभी कमेंट करो, एनोनिमस कर सकते हैं आराम से कमेंट में। तो जिस वजह से आयनिक टफ लगता है वो आप क्या करो, जस्ट कमेंट व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज मुझे लग रहा है कि टिल अभी तक मैंने ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट आयनिक के डिस्कस कर लिए। एंड इफ यू फील कि नहीं सर थोड़े और क्वेश्चन करवाओ तो मुझे बताओ, सो दैट मैं इसकी आयनिक की सेकंड डिस्कशन सीरीज भी लाऊं। अभी मुझे लग रहा है ऑल वेराइटी एंड ऑल कॉन्सेप्ट्स आर कवर, लाइक व्हाट इज लुईस एसिड, व्हाट इज लुईस बेस, व्हाट इज परसेंटेज डिसोसिएशन, पीएच ऑफ वीक एसिड भी निकाल चुके हैं, मिक्सचर भी कर चुके हैं, बफर भी कर चुके हैं,
बफर का डायरेक्ट भी कर चुके हैं, एसिड और बेस रिएक्ट करके बफर बनाता है वो भी कंसेप्ट डिस्कस कर चुके हैं। तो वी डिस्कस ऑलमोस्ट एवरीथिंग। तो देखते हैं आगे कुछ अलग क्वेश्चन मिल रहा है क्या। व्हाट इज द पीएच ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन ऑन मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर NaOH एंड 0.01 मोलर HCl। तो बहुत ही क्लियर है, बेस ज्यादा है, बेस ज्यादा है तो आंसर मोर देन 7 आना चाहिए। तो मोर देन 7 एक ही आंसर है। मैं तो एग्जाम में 2015 में सॉल्व भी नहीं करूंगा, आपको भी यही सलाह दूंगा। सीधे देखो क्या ज्यादा है, इट इज 0.01, इट इज 0.1, बेस ज्यादा है, एक ही आंसर 10 से ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसिडिक बफर। देखिए अगेन देखो क्या है, डेफिनेशन बेस्ड हो गया क्वेश्चन। व्हाट इज एसिडिक बफर, जिसमें एक वीक एसिड हो और एक उसका कॉन्जुगेट बेस हो। तो H3PO4 इज अ वीक एसिड, Na3O4 उसका कॉन्जुगेट बेस, तो ये हो गया हमारा एसिडिक बफर। अच्छा, क्वेश्चन बोले नॉट एसिडिक बफर, तो ये हमारा एसिडिक बफर हो गया, ये आंसर नहीं हुआ। Then HClO4, which is the strongest acid is perchloric acid। तो ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जैसे ही बोल दिया स्ट्रॉन्ग एसिड है, इट कैन नॉट फॉर्म बफर, बफर ही नहीं बना सकता। एसिटिक एसिड इज वीक एसिड एंड इट इज इट्स कॉन्जुगेट बेस, इट इज एसिडिक बफर। कार्बोनिक एसिड इज वीक एसिड एंड इट इज कॉन्जुगेट बेस, इट इज व्हाट, एसिडिक बफर। तो यहां से देखो रिपीटिशन चालू कॉन्सेप्ट का, तो कॉन्सेप्चुअल रिपीटिशन स्टार्ट है। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लो। कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने क्या फायदा होता है, जैसे ये क्वेश्चन 3 लाइन से ऊपर है तो देख के लग रहा है ये तो नहीं होगा, और मैं बता रहा हूं ये क्वेश्चन बिना पेन उठाए हो सकता है। कैसे, क्वेश्चन में मेंशन है KSP ऑफ Ag2CrO4 इज 10 raised to power -12. Solubility product of AgCl is 1.8 into 10 raised to power -10, and solubility product of AgBr is 10 raised to power -13 and AgI is 10 raised to power -17. Which salt will precipitate last? C, याद आ रहा है, आज ही एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, जो सबसे ज्यादा सोल्यूबल सॉल्ट होगा वो लास्ट में प्रेसिपिटेट होगा, जो लीस्ट सोल्यूबल सॉल्ट होगा वो पहले प्रेसिपिटेट होगा। कमेंट करना ये कहां पढ़ा है, अरे अभी करना, ये नहीं पीछे रिवीजन देख के बताओ। अभी कितनों को याद आ रहा है कि ये कॉन्सेप्ट हमने कहां पढ़ा था, तो बस यहाँ पे यही करना है। क्वेश्चन में पूछा है विच सॉल्ट विल प्रेसिपिटेट लास्ट। अगर सिल्वर नाइट्रेट ऐड करेंगे, न्यूमेरिकली करने की जरूरत ही नहीं है, न्यूमेरिकली तब करेंगे अगर सबकी वैल्यू सेम है सॉल्युबिलिटी की। तो कौन लास्ट में प्रेसिपिटेट करेगा, जिसकी सॉल्युबिलिटी लीस्ट होगी। तो देखो Ag2CrO4 इज अ टाइप ऑफ Ab2 टाइप सॉल्ट। Ab2 टाइप सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी होती है 4s³ which is 10 raised to power -12। तो s³ आ गया लगभग 10 raised to power -12, approximately it is 10 raised to power -4। रेस्ट ऑफ द सॉल्ट आर ऑफ द टाइप AB, बाकी सॉल्ट AB टाइप है, S², यानी इनका KSP सॉल्युबिलिटी बता देगा। तो 10 और -10, -13, -17 ये तो आपस की सॉल्युबिलिटी है, मैं डायरेक्ट KSP देख के बता दूंगा, ये लीस्ट सॉल्युबल सॉल्ट है, और 10 और -10 बड़ा होता है, ये मोस्ट सॉल्युबल सॉल्ट है, क्योंकि स्क्वायर रूट होगी वही बात जाएगी, क्योंकि सॉल्ट का नेचर सेम है। ठीक है, ये इस तरीके से मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं बिकॉज इनिशियल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे हम एग्जाम में कैसे टाइम सेव करेंगे ये भी तो सीखना जरूरी है। अब देखो क्वेश्चन में, अब सॉल्युबिलिटी अगर हम देखें तो दिस इज 10 raised to power -4 विच इज वेरी हाई, मतलब ये सॉल्ट तो सबसे ज्यादा सॉल्युबल है, तो लास्ट में प्रेसिपिटेट होगा, बाकी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी कम है। अब इसी में क्वेश्चन में पूछ लेते हैं विच विल प्रेसिपिटेट फर्स्ट, कौन सबसे पहले प्रेसिपिटेट होगा। तो जो लीस्ट सॉल्युबल होगा, लीस्ट सॉल्युबल कौन है, -12, -10, -13, -17, दिस, ये सबसे पहले प्रेसिपिटेट होगा AgI, करेक्ट। बट क्वेश्चन में क्या पूछा है, लास्ट, तो व्हाट इज अवर आंसर, Ag2CrO4। तो कभी भी मैं बता रहा हूं, अगर ये क्वेश्चन में वैल्यू ही पूछ ली हो कि किस कॉन्सेंट्रेशन पे प्रेसिपिटेट होगा,
तब तो सॉल्व करना, नहीं तो नहीं। जबरदस्ती एनर्जी नहीं लगानी है, ठीक है। aqueous solution which of the following is best conductor of electricity? तो भाई जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं, वीक एसिड वीक बेस पुअर कंडक्टर होते हैं। वी ऑल नो दैट वाटर, हम सबको पता है कि वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। शुद्ध पानी की पहचान ही यही है कि पानी में करंट नहीं लगता। अगर पानी में करंट लग रहा है तो उसमें नमक है, ठीक है, इम्प्योर वाटर है। प्योर वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। यानी कि व्हाई, बिकॉज इट इज इट डिसोशिएट पार्शियली। तो जो वीक एसिड और वीक बेस होते हैं वो गुड कंडक्टर्स नहीं होते। HCl is a strong acid, it is a good conductor. Ammonia is a weak base, bad conductor. Fructose कंडक्टर ही नहीं है, ठीक है। Which of the following has highest pH? किस सॉल्ट का pH हाईएस्ट होगा? C। यहां क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे? हमने बोला है कि जो भी सॉल्ट होता है, सॉल्ट तीन ही तरीके के होते हैं, वीक एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, चार तरीके के होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रल होता है 7। तो अगर कोई सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस का होगा तो उसका सॉल्यूशन होगा बेसिक। दिस इज द कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसमें क्वेश्चन क्या कॉन्सेप्ट क्या इन्वॉल्व है? अगर कोई स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो बेसिक होगा, pH ग्रेटर देन 7। तो जिसमें स्ट्रॉन्ग बेस सबसे ज्यादा बेसिक होगा वही उसका pH हाईएस्ट होगा। NaCl का pH 7 होगा क्योंकि दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो मैं थोड़ी देर के लिए स्क्रीन से बाहर जा रहा हूं, आप कंसेप्ट समझिए। Na2CO3 ये देगा NaOH प्लस H2CO3, H2CO3, लेकिन 2 है तो 2NaOH है। तो दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड दिस इज वीक एसिड, तो इसका pH ग्रेटर देन 7 है, यानी ये हमारा आंसर हो सकता है। CuSO4 gives you copper hydroxide which is a weak base। वीक बेस होते ही आंसर नहीं होगा, KCl तो हो ही नहीं सकता। तो अवर आंसर इज दिस। एक ही बच्चा, कोई कंफ्यूजन ही क्रिएट नहीं कर। तो आप समझ रहे हैं प्रीवियस पढ़े कॉन्सेप्ट्स हम कैसे अप्लाई करते जा रहे हैं। अब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आने लग गए। यूजिंग द गिब्स फ्री एनर्जी, आपको गिब्स फ्री एनर्जी यूज करके KSP निकालना। तो आपको पता है डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ सॉल्ट इज KSP। डेल्टा G नॉट की वैल्यू 63.3 किलो जूल यानी 1000 से मल्टीप्लाई, दिस इज 2.303, R की वैल्यू 8.314, स्टैंडर्ड है तो टेम्परेचर 298 log KSP। प्रैक्टिस करते करते आपको समझ आ जाएगा कि देखो दिस इज 63.3, दिस इज 2.3, ठीक है, एंड दिस इज अप्रोक्सीमेटली 300। तो इसको 3 मान ले तो 6.3 हो गया लगभग। तो हमें समझ आ गया कि लगभग ये वैल्यूज कहीं ना कहीं ही कैंसिल होंगी। और 8.3 इज 14 इज कॉल्ड एज 25/3। इसको क्या लिख सकते हैं 25/3। तो ये दोनों वैल्यू इससे कैंसिल हुई, 25/3 इधर गया तो 4 दिया 12 के आसपास कुछ होना चाहिए पावर। तो देखो 12 पावर जा रही है। आई नो मैंने जो अभी वर्बली बोला है वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। इस क्वेश्चन को आप पावर के टर्म में ही कर सकते हो, वैसे नहीं। अब मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। देखो दिस इज 63.3 इंटू 1000, 2.3 इसको मैं 300 मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं 300। तो 2.3 इंटू 300 इंटू 8.314 log KSP, ठीक है। 1000 के लिए एक जीरो और। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो गई। दिस इज 2.3 इंटू 3 6.3। तो इसको अगर मैं 6.3 मान लेता हूं तो ठीक है, ये 63 है और ये 6.3 है, तो ये क्लियरली 10 से चला गया। 10 इंटू 10 इज 100। 8.314 को अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 25/3 log KSP। log KSP is 100 into 25/3। ये रिवर्स हो जाएगा, ये वैल्यू यहां से यहां आएगी तो 3/25।
क्या आ गया 12। जब एंटी लॉक करते हैं तो जो होल नंबर होता है वो पावर में चला जाता है, ठीक है। एंड आई फॉरगेट नेगेटिव, -12 will be 10 raised to power -12. This is our answer. This is an approximate idea for solving an question. Next, identify the correct order of solubility. Solubility का correct order ये salt analysis से हो जाएगा, ठीक है। वैसे इसे ऐसे समझ सकते हो कि जो जिंक है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनाता क्योंकि स्टेबल है फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन से, इसलिए जिंक वाला सल्फाइड कॉपर सल्फाइड से ज्यादा सॉल्युबल होता है। ये रीजन आप लगा सकते हो। Which of the following is least likely to act as a Lewis base? फिर रिपीट, कौन लुईस बेस नहीं है? CO F नेगेटिव BF3 PF3, ठीक है। कौन लोन पेयर डोनेट नहीं कर पाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड के में लोन पेयर होता है, F नेगेटिव पे लोन पेयर है, PF3 में लोन पेयर है, यही है जो लुईस बेस नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स मैंने अपनी तरफ से सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करवाए। इफ यू वांट की मोर प्रैक्टिस चाहिए सर, एक और सेशन 1-2 घंटे का लाओ जिसमें बहुत सारे आईएनए के क्वेश्चन हो, तो कमेंट करिए। सफिशिएंट कमेंट्स होंगे तो आई विल क्रिएट एन अनदर 1 आवर लेक्चर। बट मैं आपको बोलूंगा इसमें मैंने जितने भी कंसेप्ट सिखाए उसको सीखें, कोई डाउट हो कमेंट करें, मैं उसे फिर समराइज करूंगा या रिवाइज या फिर बनाऊंगा उस पर्टिकुलर डाउट को एक्सप्लेन करते हुए वीडियो। जैसे मैं स्टूडेंट्स के डाउट पे वीडियो आप देख रहे होंगे बनाया है मैंने बॉर्न हेवर साइकिल वाला, ठीक है। सो कीप स्टडीइंग, थैंक यू।